सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू द फर्स्ट रिवीजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अरे सर, ये इन्वेस्टिगेशन क्या है? मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन का मतलब है अब आपको चीजों को अच्छे से करना पड़ेगा, यानी यू नीड टू गो इन डेप्थ एंड आपको फाइंड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं, या फिर आपको जो सिचुएशन असेस करने को दी है वो करनी पड़ेगी। सिचुएशन असेस करने को दी है मतलब सपोज कोई पार्टनरशिप फर्म में जा रहा है, उसको असेस करना है मुझे पार्टनरशिप फर्म में जाना चाहिए या नहीं। कोई बैंक लोन दे रहा है, उसको देखना है कि उसको लोन देना चाहिए या नहीं। तो इन सब केसेस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला आता है सर डिफरेंस बिटवीन ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क जानने के लिए तुमको एबीसीडी आनी चाहिए। ये एबीसीडी बड़ी प्यारी चीज है। ये आपको आनी चाहिए एन से लेके एस तक। कहां से आनी चाहिए? एन से लेके एस तक। अगर आपको एन से लेके एस तक आएगी तो आपको इस टॉपिक की नस नस पता चल जाएगी। नस नस एन एस, आहा वर्ड प्ले। सर एन फॉर नेचर। नेचर मतलब इन्वेस्टिगेशन मर्जी है, करा लो, नहीं करानी मत कराओ, वॉलंटरी है। अब अगर मैं ऑडिट की बात करूं, नहीं कराओगे तो कंपनी ऑडिट तुमको मारेगा। कंपनी ऑडिट का सेक्शन 139 कहता है इट इज मैंडेटरी। अब आता है सर ओ फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब हम ऑडिट करते हैं तो चेक करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई हुए कि नहीं। जब ऑडिट करते हैं तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करते, तो ये कहता है कंप्लायंस विद द गैप दैट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वगैरह आपको देखनी पड़ती है। जब बात आती है इन्वेस्टिगेशन की तो बोलो ऐसा कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, दिमाग लगा लो। यानी आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना, इट इज एनालिटिकल इन नेचर। गॉट इट सर। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एक ही, ओपिनियन दो ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव है आप बताओ क्या है फैक्ट्स ऑफ द केस। आप बताओ अल्टीमेटली क्या है आपकी फाइंडिंग्स, क्या है आपका फैक्ट जो आपको निकल के आया। दूसरी चीज, अगर आपको कोई सिचुएशन असेस करने को दिए तो आप असेस करके बताओ। NOOP, पी फॉर पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेशन जो है ना, ये कोई रिजिड टाइम फ्रेम के अंदर नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन की जो अपनी चेकिंग है ये 2 साल करो, 3 साल की करो, 4 साल की करो, हमको फर्क नहीं पड़ता। बट जो ऑडिट है इट इज जनरली डन ऑन अ टाइम पीरियड बेसिस, यानी आप पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हो, कई बार हाफ ईयरली करते हो, कई बार क्वार्टरली करते हो, तो डिपेंड्स ऑन दैट। अब सर बात आती है हो गया काम तो रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट किसको करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में जिसने आपको अपॉइंट किया उसको रिपोर्ट करो। ऑडिट के केस में आपने रिपोर्ट करना है टू द शेयर होल्डर्स, दैट इज द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब सर स्कोप की बात करूं तो इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप है डिपेंड्स, क्या ये स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन है, कंपनीज एक्ट वाली जो आप अपना सेल्फ पेज मॉड्यूल में पढ़ते हो, या फिर ये नॉन स्टैट्यूटरी जो हमने सारी क्लास में डिस्कस करी। देन सर ऑडिट का तो सिलेबस वाइड है तो स्कोप भी वाइड है। स्कोप इज वाइड फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट गवर्न्ड बाय लॉ। अब सर आते स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन। ये वही स्टेप्स है जो ऑडिट के स्टेप्स होते हैं, यानी आपका स्कोप देखो, ऑब्जेक्टिव देखो, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। उस स्कोप के बाद आप अपना प्लान बना लोगे। स्कोप के बेसिस पे आपने प्लान बनाया, बट प्लान बनाना इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। बट उस प्लान को इंप्लीमेंट कराने के लिए आपने ढेर सारे अपने आर्टिकल ऑडिट असिस्टेंट रख रखे हैं। यस, उनको इंस्ट्रक्शन दो, यानी प्रोग्राम। तो अगला प्रोसेस क्या है सर? इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम। आप अपना फॉर्मुलेट करके चलोगे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, आप इंस्ट्रक्शंस बांटो। अब सर जो लोग अपना काम करेंगे वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे। एविडेंस को इन्वेस्टिगेशन में एनालाइज करना पड़ता है, ऑडिट में नहीं कर रहे। बट यहां पे आपने इसको एनालाइज करने के लिए एक और स्टेप दिया, एनालाइज करके कंक्लूजन निकालो, कंक्लूजन करके रिपोर्ट दो। क्या पूरी की पूरी लिंकिंग क्लियर है? हाँ सर। सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। वो हर इंगेजमेंट में आता है तो यहां भी आएगा। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के बाद आपने अपने प्रोग्राम बनाए, यानी लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए। अब उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया, उसको आपने एनालाइज किया। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, उसके बेसिस पे कंक्लूजन, कंक्लूजन के बेसिस पे रिपोर्टिंग। अब सर एक बात बताओ, मेरी रिपोर्टिंग रेडी है, बस इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर खत्म। क्या बात करो, हाँ यही तो खत्म है, इसके बाद तो टाइम पास है। तो मैंने कहा यहां पे सबसे पहले क्या करना है? रिपोर्टिंग है। अब जो रिपोर्ट है इसको बनाते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, पेयरिंग करके चलना। सबसे पहले तो सर आपकी जो रिपोर्ट है ना, ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, लाइटली मत लेना। इट इज अ वेरी फॉर्मल रिपोर्ट, यानी आपकी रिपोर्ट में कुछ भी इररेलीवेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग विच इज नॉट रेलिवेंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ। तो सर जो भी वर्ड्स डालो, पहले तो कुछ गलत मत डालो, पर जो भी वर्ड्स आप डालो, जो भी आप एक्सप्रेशन यूज करो, केयरफुली यूज करना। ऐसा मत करना जिससे कोई डिफरेंट मीनिंग निकल जाए, क्या पता वो कुछ और समझ जाए। तुम समझ रहे हो ना? सोच समझ के बोलना, क्या पता वो कुछ और समझ जाए। तो मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग सच वर्ड्स और एक्सप्रेशन जिनका डिफरेंट मीनिंग और इंटरप्रिटेशन निकल सकती है। अब सर अगले पॉइंट है एंड एंड एंड। एंड 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 का क्या मतलब है? जितने भी फैक्ट्स एंड कंक्लूजन है, आपने कोई भी चीज कंक्लूड करी उसको एविडेंस से लिंक करना, कि इस एविडेंस के बेसिस पे मैंने ये कंक्लूड किया, इस एविडेंस के बेसिस पे ये फैक्ट मिला। तो जो भी फैक्ट्स एंड कंक्लूजन है उनकी लिंकिंग करके चलेंगे। साथ ही साथ मेरे हाथ में ये इंक कहां से लग गई? अब जो लग गई सो लग गई। उसके बाद आपने बेसिस एंड अजम्पशन। देखो कुछ होते हैं फैक्ट्स जो आपको मिला, कुछ होता है जो आपने सोचा। तो आपकी जो सोच है ना उसको अलग से लिख के चलो, कल को सामने वाले ये ना कहे ना कि आपकी अजम्पशंस भी एक्चुअलिटी है। नहीं, जो भी अजम्पशन है, बेसिस है, उनको आपने अलग से एक्सप्लिसिटली बोलना है, एंड दिस शुड बी रीजनेबल।
लास्ट में सर आपकी जो रिपोर्ट है इसमें सर क्या आएगा, वही ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये रहा ना, ये रहा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, यही ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आपने यहाँ पे लिखना है। और सर ये ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप जब आप लिख रहे हो इसकी अलग अलग अपने हेडिंग बनाने की, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप था, ये मेरे प्रोसीजर थे, ये मेरा एविडेंस कलेक्शन था, ये एनालिसिस था, जो भी है सारी हेडिंग्स बनाना, पैरा फॉर्मेट में लिखना विद प्रॉपर हेडिंग, एंड लास्ट पैरा में देंगे ओपिनियन। ठीक है, तो ऐसे आपने दो दो करके बांट के इसको इस तरह से करके चलना है। अब सर आता है स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही मरियल टॉपिक है, आईसीए का फेवरेट भी है, कोई ना कोई पार्ट उठा के जनरली पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो सर हमको एक बात बताओ, क्या 100% चेकिंग करनी है, सैंपलिंग करनी है? तो देखो अगर आपने कैश फ्रॉड पकड़ना है, कैश का फ्रॉड पकड़ने के लिए तो सारे कैश वाउचर्स देखने पड़ेंगे, तो 100% चेकिंग लगेगी। बट अगर आपने किसी एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए सारे रेवेन्यूज और सारे एक्सपेंसेस तो नहीं देख सकते, तो सैंपल बेसिस पे चलेगा। अब सर एक बात बताओ, कंपनी के पास ऑलरेडी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या मैं उस पर रिलाय कर सकता हूं? देखो अगर उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे शक है, उन्हीं पे अगर आपको डाउट है तो रिलाय मत करना। बट अगर आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो, वैल्यूएशन देख रहे हो, तो अगेन यू कैन रिलाय, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या मैं एक्सपर्ट की असिस्टेंस ले लूं? अगर आपको नीड लगती है ले लो, बट एक बार क्लाइंट की कंसेंट ले लेना। जिस क्लाइंट ने आपको अपॉइंट किया एज इन्वेस्टिगेटर, उसकी कंसेंट इंपॉर्टेंट है। सर अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम इनके ऊपर रहना, रिमेन अबव द डिस्प्यूट, और इसके लिए तुम्हारी को ना बहुत ज्यादा समझदारी लगेगी, हैव सम मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, और इनके बीच में जो भी दिक्कतें हो रही हैं उनको ध्यान से समझ के चलना। हो सकता है ये जो इन्फॉर्मेशन तुमको दे रहे हो ये बायस्ड हो, प्रिजुडाइज्ड हो, तो यू नीड टू हैव अ मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस टू जज दैट। नाउ सर बेसिस ऑफ ओपिनियन, जो भी आपका बेसिस ऑफ ओपिनियन है दैट शुड बी लिंक टू द फैक्ट्स। जो भी आपको फैक्ट्स मिले, जो भी आपको एविडेंस मिले, उसको आपसे लिंक करेंगे। आप अपनी खुद की तरफ से कोई भी स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो हमको भी लग रहा था, तुम बताओ क्या हुआ है एज अ इन्वेस्टिगेटर। इधर देखो, इधर देखो, पता नहीं कहां देखते रहते हो, हाँ खजूर हो गया? नहीं सर, हम इंसान है। तो मैंने कहा फिर इधर देखो ना। तो सर क्या करना है, हमें स्पेकुलेटिव ओपिनियन नहीं बनाना, हमें फैक्ट से ओपिनियन को लिंक करके चलना है। क्या वर्किंग पेपर रिटेन कर सकते हैं? करने चाहिए, कर सकते हैं की बात नहीं है, करने चाहिए। जैसे ऑडिटर को 7 साल के लिए रिटेन करने होते हैं, ऐसे इन्वेस्टिगेटर के लिए कोई साल नहीं दे रखे। बट ये कहते हैं कल को आगे अगर कोई आप पे उंगली उठाए कि आपने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करी, तो आपके पास वर्किंग पेपर होने चाहिए। प्लस यही वर्किंग पेपर आपको रिपोर्टिंग में हेल्प करते हैं अपना जो ओपिनियन वगैरह बनाने में। गॉट इट सर। अब सर एक आईसीए का ना सवाल आजकल ज्यादा ही फेमस चल रहा है कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन को देखने में क्या फैक्टर्स देखोगे? तो मैंने कहा क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। बुद्धू बच्चे सोचते हैं, समझदार बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन के अंदर ही लिखा है कि क्या फैक्ट्स, क्या क्या चीजें देखने। तो मैंने कहा इकोनॉमिक का मतलब होता है पीएनएल, फाइनेंशियल का मतलब होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आता है एसेट माइनस लायबिलिटी, सर हमको ऑलरेडी पता है। तो मैंने कहा फिर आंसर निकाल दो, कैपिटल। पहला पॉइंट हो गया फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। अब इसके बाद आ जाओ प्रॉफिटेबिलिटी पे, कि यानी कंपनी के ट्रेंड क्या है, सेल्स एंड प्रॉफिट्स का। क्या कंपनी का ट्रेंड है सेल्स एंड प्रॉफिट्स का? ट्रेंड को देख के क्या लगता है प्रॉफिट आगे भी मेंटेन रहेंगे? क्या ये जो प्रॉफिट है, पहले और दोनों पॉइंट को मिला दो, क्या ये जो प्रॉफिट है ये एडिक्वेट रिटर्न दे रहे हैं ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड? अरे पहले दोनों पॉइंट को मिलाओ ना। क्या ये जो प्रॉफिट है, क्या ये एडिक्वेट रिटर्न दे रहे हैं ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड? अगर नहीं तो देखो क्या कंपनी 100% कैपेसिटी पे, या ये कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, whether it is operating at 100% capacity or improvements can be made. Now comes the next point, factors affecting the future maintainability of turnover. क्या कंपनी जो भी पैसा कमा रही है, सेल्स कर रही है, आगे भी कर पाएगी? मैंने कहा इसके लिए ट्रेंड देखो, पीछा वाला ट्रेंड जो है वो आगे का बताएगा कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो आगे भी करेगी। अगर लगता है नहीं करेगी, सर क्यों नहीं करेगी? कंपटीशन, इट इज जनरली द कंपटीशन व्हिच अफेक्ट्स यू। तो आपने ट्रेंड के साथ कंपटीशन देखना, अगर लगता है कंपटीशन है तो नई मार्केट में चले जाओ। नई मार्केट में जाने में कौन हेल्प करेंगे? म फॉर मार्केट, म फॉर मोदी जी। आहा वाह मोदी जी वाह। तो मैंने कहा हम जाएंगे नई मार्केट में मोदी जी को लेके, यानी मोदी जी की मदद से, यानी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसीडरेशन। तो यही 4 बातें आपने ध्यान रखनी है। ट्रेंड के हिसाब से हमारी सेल्स फ्लक्चुएटिंग है या कांस्टेंट रेट पे ग्रो कर रही है। जो भी ट्रेंड खराब करेगा वो कंपटीशन करेगा, यानी क्या कॉम्पिटिटर की डिमांड इंक्रीज हो रही है? अगर हाँ तो नई मार्केट में चलो, धुन 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 सारे बच्चे चलेंगे नई मार्केट में सर, यानी मार्केटेबिलिटी देखेंगे, क्या हम नई मार्केट में जाके अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। नई मार्केट यानी हमें एक्सपोर्ट करना है, एग्जाम्पल नई मार्केट यानी हमें एक्सपोर्ट करना है, तो सर एक्सपोर्ट करने में हेल्प कौन करेगा? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसीडरेशन देख के चलना। फिर हमने डिस्कस किया था सर नया नया पार्टनर आया तो वो क्या क्या देखेगा? तो मैंने कहा जब नया नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहले वो देखेगा मुझे बुलाया क्यों, व्हाट इज द रीजन फॉर द ऑफर ऑफ पार्टनरशिप। अब जब मैं जाऊंगा तो मैं हमेशा पहले हिस्ट्री देखता हूं, चाहे ये ड्यू डिलीजेंस हो, चाहे ये पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट करना हो, या आपको किसी कंपनी को लोन देना हो, हमेशा हिस्ट्री देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे। तो मैंने कहा यहां पे भी हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ द इंसेप्शन एंड द ग्रोथ ऑफ द फर्म। फिर आप क्या सर देखोगे, पार्टनरशिप फर्म है तो इसकी स्पेशल चीज होती है पार्टनरशिप डीड।
कौन पार्टनर्स है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कितनी ड्राइंग्स मांगते हैं, ये सारी चीजें आपने देखनी है। अब उस डीड के हिसाब से आप ये भी देख लेना गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑन द एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। साथ ही साथ बेसिक चीज तो आपने बात ही नहीं करी, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। आप इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, बैलेंस शीट यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है, इसी के साथ आप इनकी कैपिटल देख लेना कि कैपिटल का क्या खेल है, फिर पीएनएल देख लेना प्रॉफिटेबिलिटी कैसी, आगे भी क्या प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी, और जब दोनों को मिलाते तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो पॉइंट हमने इन्वेस्टिगेशन में भी डिस्कस किया था। लास्ट में आप देखो आगे कैसे बनी रहेगी, अगर इनके पास क्लाइंटेल अच्छी है, क्लाइंट्स अच्छे हैं, ऑर्डर्स अच्छे हैं, तो वो बढ़िया रहेगा, और उन ऑर्डर्स को फुलफिल कौन करेगा, इनके इंप्लॉइज। तो आपने इंप्लॉइज भी देखने की क्या प्रॉपर इंप्लॉइज है, क्या वो रिटेन कर पाएंगे। तो यही 8-9 पॉइंट है, इसमें से 5 पॉइंट भी तमीज से लिख के आओगे, पूरे नंबर मिलेंगे। अब आते हैं सर पॉइंट इन्वेस्टिगेशन इन द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ऑडिट की क्लास है, एसएफएम का टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो सर ये क्या कहता है, ये कह रहा है वैल्यूएशन करने के दो तरीके, नेटवर्थ कर लो या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नेटवर्थ का क्या तरीका है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इन एसेट्स में दो एसेट याद कर लेना, गुडविल भी ऐड होगी, साथ ही साथ जो आपके नॉन ट्रेडिंग एसेट्स होते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट्स, उनको भी आपने मार्केट वैल्यू पे ऐड करके चलना है। जब आपने टोटल वैल्यू निकाल दी, नेटवर्थ निकाल दी, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो तो आपके पास शेयर की वैल्यू आ जाएगी, एक शेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देन कम्स द सेकंड मेथड व्हिच वी कॉल द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। सर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स वही जो आप एसएफएम में करते हो, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन रेट यानी डिस्काउंटिंग रेट से डिवाइड करते हो तो वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा होगा तो वैल्यू कम निकलेगी, अगर डिस्काउंटिंग रेट कम होगा तो वैल्यू ज्यादा निकलेगी, वही डिनोमिनेटर और वैल्यू वाला खेल है। अब सर ये जो एवरेज प्रॉफिट है कितने साल के लेने, पिछले 5 से 7 साल के आप लेके चलोगे। अगर ये कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो जो रिस्क है ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, उस रिस्क को भी आप रेट में कंसीडर करके चलना। सर हमारी प्राइवेट कंपनी पे क्या रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा, मैंने कहा इसके लिए आप प्रॉक्सी एंटिटी देखते थे। इसके लिए आप एक प्रॉक्सी एंटिटी देखते थे जो कि लिस्टेड एंटिटी है, तो जो भी लिस्टेड एंटिटी सिमिलर बिजनेस में है उसका रेट ऑफ रिटर्न आप अपने रेट ऑफ रिटर्न के लिए यूज कर सकते हो। अब सर कोई बैंक है, कौन सा बैंक, मैंने कहा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के पास एक बंदा आया, कहता लोन दो ना, तो वो कहता लोन तो दे देंगे बट कुछ चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो क्या सामने वाला बंदा ऑथोराइज्ड है, क्या सामने वाला बंदा ऑथोराइज्ड है, किसने, मोआ और एओआ यानी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ने ऑथोराइज किया कि नहीं। दूसरी चीज, अगर ऑथोराइज किया तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लोन, हमें जानना है किस पर्पस के लिए यूज करोगे, और लोगे तो लौटाओगे कि नहीं। व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट। अब मैंने कहा विश्वास करने के लिए सामने वाले के पास रेप्यूटेशन होनी चाहिए, रेप्यूटेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस आप उसकी पास्ट हिस्ट्री देखो किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, व्हाट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। हमेशा ये होता है, चाहे एज अ पार्टनर जा रहे हो, चाहे आप एज अ लोन दे रहे हो, तब भी हमेशा ग्रोथ देखनी पड़ती है। लास्ट में देखो अगर किसी और बैंक ने उसकी लोन रिजेक्ट कर दिया तो क्यों कर दिया, शायद दया दाल में कुछ काला है या ये दाल ही दाल मखनी है। अब आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट, हमें देखनी है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत आसान होता है, 3 चीजें होती है, एक तो कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट बनेगा, एक रेशियोज कैलकुलेट होंगे, एंड तीसरी चीज क्या रहती है सर, तीसरी चीज है ब्रेकअप। सर किसका हुआ, मैंने कहा किसी का हुआ नहीं, यहाँ पे सेल्स को ब्रेकअप करना है इन द प्रोडक्ट वाइज। तो सबसे पहले आपने कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट बनाया, पिछले 5 साल के प्रॉफिट लो, उनको कंडेंस कर दो, उनको कंडेंस करके आपको कुछ एवरेज वैल्यूज निकल के आएंगी। सर क्या, कुछ रेवेन्यू निकल के आएगा, इनकम निकल के आएगी, कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, फिर कुछ ग्रॉस प्रॉफिट और कुछ नेट प्रॉफिट, ये सब निकल के आएगा, उस पर टैक्स भी निकाल लेना। अब इस सबको ना वैल्यूज को इंक्रीज कर देना। सर इंक्रीज कैसे करेंगे प्रॉफिट को, जो आपने लोन लिया उसको कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, हाँ जहां इन्वेस्ट किया वहां से रिटर्न आएगा, तो जो रिटर्न आएगा उससे प्रॉफिट को बढ़ा दोगे तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा बहुत ही मजा आ जाएगा। फिर आप ये रेशियोज निकाल दो, सारे टर्नओवर रेशियोज निकाल दो, करंट रेशियो निकाल दो, उसके बाद क्विक रेशियो निकाल दो, साथ ही साथ आपने कौन सा रेशियो निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देन सर ये कहता है ब्रेकअप कर दो, जो भी सेल्स है उसको प्रोडक्ट वाइज बताओ, आपका हर प्रोडक्ट कितनी कितनी सेल कमा के दे रहा है। फिर सर ये कहता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी देखेंगे। मैंने कहा हाँ बैलेंस शीट देख के चलेंगे बोरोअर कंपनी की, उसमें क्या देखना है कि हमारे जो बोरोअर है क्या ये एक फिट कंपनी है कि नहीं, क्या ये एकदम फिट कंपनी है कि नहीं, क्या ये एक फिट इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। फिट इन्वेस्टमेंट का मतलब है नो कंटिजेंसी, फुली इंश्योर्ड, नो ये इंश्योर्ड भी होगी, सिक्योर्ड भी होगी, कंटिजेंसी नहीं होगी। फिट का मतलब है आप इसके फिक्स्ड एसेट देखोगे, इन्वेंट्री देखोगे, ट्रेड रिसीवेबल देखोगे, अंदर के पॉइंट्स बस रीड करना। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट देखोगे कि इसकी कॉस्ट, नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है। एंड लास्ट में सर फिट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, ये सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करना, इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करना, एंड लास्ट में क्या आता है, नो कंटिजेंसी मींस कंटिजेंट लायबिलिटी की बात करेंगे कि कंटिजेंट लायबिलिटीज का कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए। 14 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स मोटा माटी जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक है कवर हो जाता है। इसके बाद सर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में वी विल बिगिन विद द फ्रॉड करेंगे, मजा आएगा। बट तब तक के लिए जस्ट स्टे अमेजिंग एज ऑल ऑफ यू आर। इसी तरह से खुशी खुशी मन आगे पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे, चलते चलते।